हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग गवर्नेंस की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। शासन सेकंड पेपर जो हम लोगों का है जीएस मेन एग्जामिनेशन का जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर, ये 4 टॉपिक होते हैं। और इन 4 टॉपिक में हम लोग पॉलिटी की चर्चा पहले कर चुके हैं। पॉलिटी हम लोगों का कवर हो चुका है। पॉलिटी के बाद हम लोग अब आज गवर्नेंस की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमने बताया था, लेकिन पब्लिक पॉलिसी का जो भी टॉपिक था हम लोगों का वो भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, विस्तार से कवर करेंगे। तो सबसे पहले शासन में हम लोग आज इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या क्या टॉपिक हैं हम लोगों के शासन से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमको। तो पहले आज इंट्रोडक्शन होगा हम लोगों का अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो हम लोगों का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, पहले हम लोग उस पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं। क्या हम लोगों का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है हम लोगों का, और उस सिलेबस को समझने के बाद फिर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पहली बात देखो, हम लोग शासन का इंट्रोडक्शन लेंगे, शासन का परिचय, और उस परिचय में फिर शासन के विविध रूप। तो पहली जो यूनिट होगी हम लोगों की, पहली यूनिट होगी वो होगी शासन एवं इसके विविध रूप। शासन और इसके विविध रूप या शासन और इसके विविध आयाम। अब इसमें होता क्या है, देखो, जब सरकारों के कामकाज के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं तो सरकारें तरह तरह की हैं। एक हमारे देश की सरकार है और एक हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की सरकार है। जमीन आसमान का अंतर है। अब जब हम अपने देश की सरकार के विषय में चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे हमारे देश की सरकार निरंतर सुधार कर रही है, अच्छा करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है अच्छे शासन की ओर आगे बढ़ रही है। इस अच्छे शासन को हम लोग सुशासन, गुड गवर्नेंस कहते हैं दूसरे शब्दों में। और जब पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान के बारे में क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि पाकिस्तान की सरकार निरंतर गिरावट की ओर बढ़ रही है, खराब गुणवत्ता के शासन की ओर बढ़ रही है, वहाँ निरंतर गिरावट आ रही है। यानी जो पाकिस्तान का शासन है वो खराब गुणवत्ता का शासन है। पाकिस्तान, सीरिया, लीबिया, ऐसे तमाम जो देश हैं ये सब खराब गुणवत्ता के शासन का प्रदर्शन करते हैं। यानी कुशासन, कुशासन, कुशासन यानी खराब गुणवत्ता का शासन। दुशासन का भाई समझ लो, दुशासन का भाई समझ लो, कुशासन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मैल गवर्नेंस, मैल गवर्नेंस। तो एक है गुड गवर्नेंस, दूसरा है मैल गवर्नेंस। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग शासन के विषय में चर्चा करते हैं तो शासन को कैटेगराइज कर सकते हैं, शासन को क्लासिफाई कर सकते हैं, शासन को क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग रूपों में हम लोग उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? जैसी जैसी शासन की गुणवत्ता उभर कर सामने आती है, शासन की उस गुणवत्ता के आधार पर हम शासन को विविध रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो शासन के इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट डिफरेंट वर्गीकरण, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जन्म लेते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पर सिलेबस के रूप में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। एक तो हम लोग शासन की संकल्पना पढ़ेंगे कि शासन की अवधारणा क्या है। फिर इसके बाद हमने बताया कि शासन, हम किसी भी चीज़ की जब कल्पना करते हैं तो उसके सुधरे हुए रूप की कल्पना करते हैं, उसके रिफॉर्म्ड अप्रोच या रिफॉर्म्ड फॉर्म की कल्पना करते हैं। तो जो शासन का सुधरा हुआ रूप है वो है अच्छा शासन, अच्छा शासन की अवधारणा। और जब अच्छा शासन की अवधारणा पढ़ेंगे तो भारत में उसका क्या इम्प्लीकेशन है, हम लोग इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। गुड गवर्नेंस के बाद, अच्छे शासन के बाद फिर स्मार्ट शासन आता है।
स्मार्ट। पढ़ेंगे आगे, इन सब की चर्चा करेंगे। नैतिक शासन आता है, एथिकल गवर्नेंस। वैश्विक शासन आता है, ग्लोबल गवर्नेंस ना। बहुत सारे रूप हैं शासन के। एथिकल गवर्नेंस, ये है ग्लोबल गवर्नेंस। फिर जो दो सबसे बड़े फॉर्म हैं शासन के, एक तो विकेंद्रित शासन है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। पढ़ा है हम लोगों ने पॉलिटी में। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का मतलब हो गया पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। विकेंद्रित शासन, तो ये सब शासन के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन हैं, शासन के विविध विविध रूप हैं। और भी हम लोग लिखते हैं, इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पर हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो शासन, अच्छा शासन यानी गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, कारपोरेट शासन। कारपोरेट गवर्नेंस, इस बार कारपोरेट गवर्नेंस पर क्वेश्चन आया है, लेकिन फोर्थ पेपर में आया है, क्योंकि फोर्थ पेपर में भी यह शामिल है। तो सेकंड पेपर के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, जब आप सेकंड पेपर पढ़ते हो तो फोर्थ पेपर भी वो कवर कर लेता है। ई शासन, ई गवर्नेंस, ई शासन, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस पर भी क्वेश्चन, इस गवर्नेंस पर भी क्वेश्चन आया है इस बार। तो ई शासन, ई गवर्नेंस। अब ई शासन में भी इसके डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं, डायमेंशन है, प्रकार है, वो तमाम बातें इसमें, इसके मॉडल हैं, इसके बाधाएं, वो सारी चीज़ें। ये शासन के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन हैं, शासन के डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं। क्योंकि हमने बताया कि सरकार की गतिविधि है शासन, तो सरकार जब और जैसे काम करेगी, जब स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर नीतियां बनाई जाएगी, नीतियों को लागू किया जाएगा, तो वो लोकल गवर्नेंस हो जाएगा। जब कारपोरेट सेक्टर में गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी, कारपोरेट गवर्नेंस हो जाएगा। जब ऐसे अलग अलग तरीके से, जब नैतिकता को प्रमोट किया जाएगा, एथिकल गवर्नेंस हो जाएगा। जब वैश्विक आधार पर हम लोग शासन की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो ये वैश्विक शासन हो जाएगा। तो इस तरीके से शासन के विविध रूप जन्म लेने लगते हैं। तो हम लोग इन सारे डायमेंशन के विषय में चर्चा करेंगे, शासन के विविध पहलुओं के विषय में चर्चा करेंगे। अब शासन के इन विविध पहलुओं पर चर्चा करने के दौरान हम लोग जब गुड गवर्नेंस की चर्चा करते हैं, अच्छे शासन की चर्चा करते हैं, तो हम लोग इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि अच्छे शासन के दो स्तंभ हैं, दो पिलर्स हैं। यानी जो गुड गवर्नेंस की इमारत है, अच्छे शासन की इमारत है, वह अच्छे शासन की इमारत दो स्तंभों पर, दो खंभों पर टिकी हुई है। वो दो स्तंभ कौन कौन से हैं, दो पिलर्स कौन कौन से हैं? वो दो स्तंभ हैं, दो पिलर्स हैं। एक है ट्रांसपेरेंसी और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही। तो पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। तो हम लोगों की जो नेक्स्ट यूनिट होगी, दूसरी यूनिट होगी, वो पारदर्शिता और जवाबदेही की होगी। इसे बंद कर दीजिए, पारदर्शिता और जवाबदेही की होगी। तो जो दूसरी यूनिट होगी हमारी, वो होगी पारदर्शिता एवं जवाबदेही। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही।
क्या अर्थ होते हैं इन सब के विस्तार में तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे ही। एक संक्षेप में ये समझो, पारदर्शिता का मतलब होता है खुलापन। खुलेपन का यहाँ पर आशय होता है जैसे आप सरकारी विभागों में आप कोई काम, आप किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन देते हो या आप कोई काम कराते हो, सरकारी विभाग से हर किसी का लेना देना है, तो आपको ये पता नहीं होता कि आपकी फ़ाइल किस समय कहाँ पर मूव कर रही है, आपकी फ़ाइल पर क्या काम हो रहा है। महीनों अधिकारी कुंडली मारे बैठा रहता है उस पर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन और ब्यूरोक्रेसी में लापरवाही बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो महीनों अधिकारी कुंडली मारे बैठा रहता है। अभी आपने पेपर में 2 दिन पहले पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अभी सारे जो 75 ज़िले हैं, उन सारे 75 ज़िलों के जिलाधिकारियों से 1-to-1 मीटिंग की और उन्होंने तरह तरह के इंडिकेटर्स, टॉप 10 इंडिकेटर्स बना रखे थे और उस इंडिकेटर्स के आधार पर उन्होंने हर ज़िले के जिलाधिकारियों की परफॉर्मेंस जांची कि भाई तुमने पिछले दिनों में क्या काम किया है, कैसे काम किया है। तो उसमें बहुत सारे ज़िलों के जिलाधिकारी थे जिन्होंने अच्छा काम किया है, उस इंडिकेटर के हिसाब से बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन कुछ ज़िलों के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने बेहतर भूमिका नहीं निभाई, बेहतर काम नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जब फटकार लगाई तो उन्होंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि कहीं आंदोलन हो रहे थे, कहीं हिंसा हो रही थी, कहीं कुछ हो रहा था। उन्होंने कहा कि डीएम का मतलब क्या होता है, इसे रोकना ना, ये कोई बाधा थोड़ी है डीएम के काम में, डीएम का काम ही है इसे रोकना, मजिस्ट्रेट होता है। कुछ नहीं माना उन्होंने और सबको उन्होंने कहा कि समझ लो एंट्री ख़राब हो जाएगी, सर्विस एंट्री, क्योंकि एंट्री दी जाती है ना कि किस साल भर में परफॉर्मेंस कैसा रहा और उसी एंट्री के आधार पर फिर ये तय किया जाता है कि आप प्रमोशन लायक हैं या नहीं हैं। तो अगर आपकी एक बैड एंट्री हो गई, फिर अगले साल हो गई, तो फिर आप प्रमोशन में बहुत पीछे चले जाते हैं, आपके बैच के लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, तो इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो उन्होंने स्टेट में इस तरीके से शुरुआत की है और उन्होंने यह भी कह दिया कि भाई किसी भी अधिकारी के पास कोई भी फाइल 3 दिन से अधिक नहीं रहेगी। अगर 3 दिन से अधिक वो किसी फाइल को अपने पास रोकता है तो उसे स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि क्यों उसने रोका। तो ये सारी चीज़ें ये खुलेपन की ओर ले जाती हैं, ये ट्रांसपेरेंसी की ओर ले जाती हैं। लेकिन ये बहुत कम इनिशिएटिव हैं, ये बहुत छोटे इनिशिएटिव हैं। केवल यूपी में इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया है, बाकी सारे राज्यों में तो ऐसा है नहीं। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, वहाँ तो इस तरीके की चीज़ें छू कर नहीं जा सकती। वहाँ तो जितना ज़्यादा अभिजात वर्गीय मानसिकता से प्रशासन चलाया जा सकता है, चलाया जा रहा है। अभिजात वर्गीय का मतलब है कि जो अधिकारी हैं उनको बहुत बड़ा मानना, लोगों से अलग मानना, ये मानना कि ये स्वर्ग से उतर कर आए हैं तुम्हारे यहाँ प्रशासन चलाने के लिए। वही राजा की दैवीय संकल्पना कि जैसे राजा देवता का प्रतिनिधि होता था, तो ये मान लिया कि अधिकारी भी बस वैसे ही हैं, देवता के प्रतिनिधि जैसे हैं, इनका सम्मान करो, इनकी बात मानो, नहीं मानोगे तो धुनाई होगी, तुम्हारी पिटाई होगी। पश्चिम बंगाल का प्रशासन और शासन ऐसे ही चलता है। इसीलिए जो आईएएस वगैरह में अब जाते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, जब आप अपना ऑप्शन चूज करते हो तो आप भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हो, भगवान ये वाला कैडर मत देना, बल्कि नॉर्थ ईस्ट दे देना बेहतर है, लेकिन ये वाला पश्चिम बंगाल वाला कैडर मत देना। आज की हालत यही है। तो ये इसका मतलब है कि शासन और कुशासन, सुशासन और कुशासन के बीच स्पष्ट रूप से भेद हैं और इस तरीके के एग्जाम्पल हम लोग अपने देश में ही देख सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद बच्चे जब अपना डैफ भरते हैं तो वो बताते हैं कि सर कुछ भी मिल जाए, बस पश्चिम बंगाल ना मिले शासन करने के लिए। अब वहाँ का जो बच्चा है वो तो चाहेगा ही कि ठीक है स्टेट कैडर मिल जाए, लेकिन जो बाहर के इस बच्चे हैं वो नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल का ऑर्डर मिले। क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र होकर के नौकरी नहीं कर पाएंगे, आपको मुख्यमंत्री का गुलाम बन करके नौकरी करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे पदों पर रह पाएंगे। अगर आप मुख्यमंत्री के गुलाम बनकर नौकरी नहीं करोगे तो आप अच्छे पदों पर नहीं रह पाओगे। तो ये शासन की गुणवत्ता का गिरावट दर्शाता है और ये भी दर्शाता है कि ऐसे सिस्टम में खुलापन नहीं होगा, पारदर्शिता नहीं होगी। हालांकि पूरे देश में पारदर्शिता की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे सिस्टम में ही पारदर्शिता नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी कानून है, हम आपको बताएंगे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बताएंगे,
तो उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का कानून आज भी मौजूद है, आज भी विद्यमान है, जो पारदर्शिता को कंडेम करता है, जो पारदर्शिता को रोकता है। हालांकि कुछ ऐसे कदम हैं जो जिसके माध्यम से पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाता है, जैसे RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रदान किया गया है, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के कदमों के माध्यम से, इस प्रकार के स्टेप के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये चर्चा हम लोग करेंगे पारदर्शिता के बारे में। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है, विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग अकाउंटेबिलिटी के बारे में, लेकिन संक्षेप में समझो कि जैसे मान लो कि कोई भी जिलाधिकारी या कोई भी पुलिस अधीक्षक कोई कार्य कर रहा है, उसके द्वारा जो भी परिणाम उत्पन्न होते हैं, अच्छे या बुरे, कोई भी खराब परिणाम उत्पन्न हो गया, तो अब उन परिणामों की जिम्मेदारी किस पर थोपी जाए। हमारे आज के सिस्टम में कानूनन ऐसी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, क्योंकि आप जब पढ़ोगे आगे हम आपको बताएंगे, एक अनामता का सिद्धांत है हमारे यहाँ, एनोनिमिटी। अनामता कहती है कि अगर कोई सिविल सेवक अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य करता है और अपने अधिकार की सीमाओं में रहते हुए काम करता है, यानी करप्शन आदि नहीं करता, अधिकार का दुरुपयोग नहीं करता, और अपने अधिकार की सीमाओं में रहते हुए कार्य करता है, और उससे कोई भी गलत परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, खराब परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, कोई नीति अच्छी तरीके से लागू नहीं करता, बेरोजगारी नीति का लाभ लोगों को नहीं देता, गरीबी नीति का लाभ, गरीबी उन्मूलन नीति का लाभ लोगों को नहीं देता, शिक्षा नीति का लाभ लोगों को नहीं देता, तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी। ये आज की व्यवस्था कहती है। इसका मतलब है कि सिविल सर्वेंट्स पर कोई जवाबदेही नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। जिम्मेदारी तय किस पर होती है? उस विभाग के मंत्री पर तय होती है। कौन तय कर सकता है? हम आप तय भी नहीं कर सकते। वो जवाबदेही या वो जिम्मेदारी तय करती है संसद केंद्र में, राज्यों में राज्य विधानमंडल। और ये कैसी जवाबदेही तय करते हैं, ये आपसे छुपा हुआ तथ्य नहीं है, आप देख लीजिए। संसद कैसे काम करती है, राज्यों में विधानमंडल कैसे काम करते हैं। तो अब ऐसी दशा में जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, वो अच्छे तरीके से निभाई नहीं जा पाती, वो अच्छे तरीके से निभाई नहीं जा पाती। जबकि पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना अच्छा शासन नहीं आएगा। हमें खुलापन चाहिए। हमें पता हो कि अगर हमने विभाग में अप्लाई किया है तो हमारी फाइलों पर कितने दिनों में हमको डिसीजन मिल जाएगा। हमें पता हो कि हमने जो शिकायत की है उसका कितने दिनों में हमें समाधान मिल जाएगा। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, हमें यह भी पता होना चाहिए। इसी को खुलापन कहते हैं। आज नहीं है। जवाबदेही का मतलब है जिम्मेदारी तय करें। अगर अधिकारी ने हमारा काम नहीं किया तो हम उस पर जिम्मेदारी तय कर सकें। आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस समय पर नहीं बना। आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया, नहीं बना। या आधार कार्ड सबका बना ही होगा, आपने उसमें किसी चेंज के लिए अप्लाई किया, नहीं बना, महीनों लग गए, 6 महीने लग गए। करता है जो आधार कार्ड वाली संस्था है UIDAI, बेहद घटिया और बेहद नौकरशाही वाले कार्य करने के तरीकों से कार्य करने वाली संस्था है। वो बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बना देगी, रोहिंग्याओं का आधार कार्ड बना देगी, उनके एड्रेस में संशोधन भी कर देगी। आपको नाक रगड़नी पड़ जाएगी, तब आपका कोई काम होगा, क्योंकि आप इस देश के वैध नागरिक हैं। वो इल्लीगल है, उनका काम आसानी से हो जाता है। ये है हमारा आधार केंद्र बनाने वाली संस्था। मैं अपने निजी अनुभवों के आधार पर कह रहा हूँ, मुझे किसी से इसमें अपने निजी अनुभव और तमाम तरीके के जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके फीडबैक के आधार पर मैं कह रहा हूँ। बेहद घटिया और बेहद दकियानूसी तरीके से काम करने वाली संस्थाएं हैं ये। इसीलिए इन संस्थाओं का कोई मतलब नहीं रह गया है। जितने भी आधार कार्ड इन्होंने बनाए हैं उनमें से तमाम आधार कार्ड फर्जी बना दिए हैं। कोई मतलब ही नहीं है आधार कार्ड बनाने का। भाई आधार कार्ड इसलिए बनाना जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन भारत का नागरिक, कौन विदेशी। जब आप सबका बना दे रहे हो और यहाँ वाले लोगों को ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं बनाने के लिए, रोहिंग्याओं को बड़ी आसानी से बना देते हो। 5000 रोहिंग्याओं की लिस्ट तो सुप्रीम कोर्ट में
दी गई है कि ये रोहिंग्या हैं जिनके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब बनाया गया है। काहे की संस्था, कैसी संस्था? लेकिन जवाबदेही नहीं है। हम किसी से सवाल नहीं पूछ सकते भाई कैसे बना दिया तुमने रोहिंग्याओं का, कैसे बना दिया तुमने बांग्लादेशियों का। सवाल नहीं पूछ सकते हम। क्यों? क्योंकि जवाबदेही नहीं है उनकी, जिम्मेदारी नहीं है उनकी। तो ये जो नौकरशाही संस्कृति है कार्य करने की, इसने इस देश को घुन की तरीके से खा डाला है। और इसी नौकरशाही कार्य करने की संस्कृति के अगेंस्ट जो विचार है वो विचार है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही। तो कैसे कैसे पारदर्शिता और जवाबदेही काम करती है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका महत्व क्या है, इन सारी बातों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उस चर्चा के साथ इनको लाने के तरीके कैसे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम पारदर्शिता और जवाबदेही लाना चाहते हैं तो हमको करना क्या चाहिए। सीधी सी बात है, अंग्रेजी काल के कानून हैं जिन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही खत्म कर दी है, इसलिए ऐसे कानूनों को खत्म कर दो, एक झटके में उठाओ और ले जाके समंदर में डुबो दो। यानी ये तो कहावत जैसी बात हो गई, लेकिन सही तरीका ये है कि संसद कानून बनाए और कानून बना के ऐसे कानूनों को खत्म कर दे। तरीका ये है, समंदर में डुबोना वाला तो कहावत हो गई। तो संसद कानून बनाए और कानून बना के खत्म कर दे एक झटके में, और नई व्यवस्था निर्मित कर दे। सबसे आसान तरीका है। लेकिन अब संसद क्यों करेगी? वो तो कामकाज करती नहीं है। आजकल संसद काम न करने के लिए जानी जाती है। देश की सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने वाली, लेकिन आपको वो शिक्षा देती है कि देखो हम लोग कितनी निकम्मई से काम करते हैं। हम लोग संसद में, हमको चर्चा करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन चर्चा करने के बजाय हम लोग लोकतंत्र के नाम पर उद्दंडता करते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर तांडव करते हैं। काम एक पैसे का नहीं करते बैठ करके। जो काम है वो दिन भर में केवल कुछ मिनटों में सिमट जाता है किसी तरीके से। तो हमारी संसद तो ये शिक्षा दे रही है हमको और आपको। तो जब हमारी संसद ये शिक्षा दे रही है तो कानून कैसे बनेंगे? सवाल ये है। इसलिए आज़ादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी जो कानून आज़ादी के बाद तुरंत बनने चाहिए थे और पुराने अंग्रेजी कानूनों को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था, आज 75 साल बीत जाने के बाद भी, 75 ईयर्स बीत जाने के बाद भी अंग्रेजी काल के कानून, अधिकांश कानून जो हमारी नौकरशाही की कार्यप्रणाली को तय करते हैं, एज इट इज़ बने हुए हैं। जवाबदेही है ही नहीं ना सिस्टम में। संसद सदस्य एक दिन में संसद में काम न करके करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा रुपए एक दिन में वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम उनसे, कानूनन कोई अधिकार नहीं है। लोकतंत्र है तो भाई हम संप्रभु हैं तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन हम पूछते नहीं हैं। लेकिन कानूनन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम उनसे सवाल पूछें कि तुमने आज दिन का 10 करोड़ रुपए बर्बाद किया, तो ये 10 करोड़ रुपए की भरपाई कैसे होगी? वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर तुमने, संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर तुमने संसद की कार्यवाही में जो तांडव किया, उससे पूरे दिन भर का 10 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ। इस 10 करोड़ रुपए हमारी मेहनत के पैसे हैं। हमने अपनी जो कमाई है उस कमाई को हम अपने ऊपर खर्च कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी कमाई को बचा करके तुमको टैक्स दिया है और उस टैक्स को तुम इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो। क्या ये तुम्हारी सैलरी से काट ना लिया जाए? क्योंकि तुमने आज संसद के काम में बाधा पहुंचाई है, तुम्हारी सैलरी से काट ना लिया जाए ये पैसा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सिस्टम बनाएगा कौन? संसद ही बनाएगी, और संसद को ये अकल है नहीं बनाने की, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं अपने ही ऊपर प्रतिबंध कैसे लगा लूं, अपने ऊपर सीमाएं कैसे आरोपित कर लूं, मैं जवाबदेह क्यों हो जाऊं, मैं जवाबदेह कैसे बन जाऊं। नहीं बनना चाहती संसद जवाबदेह हमारे सामने। और इसलिए संसद की कार्य और संसद की कार्यप्रणाली में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। ये बेहद चिंताजनक बात है। तो सबसे आसान तरीका तो कानून बनाना है, लेकिन वो हुआ नहीं आज तक, 75 सालों में तो नहीं हुआ। तो हम लोगों ने किया क्या? अब पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि विश्व बैंक ने कह रखा है। विश्व बैंक ने क्या कह रखा है? विश्व बैंक ने कहा है कि भाई देखो, अगर तुम लोग अपने अपने देश में सुधार करोगे
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाओगे, तब तो हमसे ज़्यादा उधारी पाओगे, क्योंकि विश्व बैंक उधार देने वाली संस्था है, सड़क बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए। तो विश्व बैंक ने कहा भाई अगर तुम सुधार करोगे तो उधारी पाओगे, सुधार नहीं करोगे तो उधारी नहीं मिलेगी हमसे, और बहुत कठोर शर्तें हम तुम्हारे ऊपर लाद देंगे। तो अब ऐसी दशा में अगर विश्व बैंक बहुत कठोर शर्तें थोपने वाला है ऐसे देशों पर, तो देश चाहेंगे कि हमको उदार शर्तों पर ऋण मिले, तो उदार शर्तों पर ऋण पाने के लिए सुधार करना पड़ेगा। इसलिए हमने भी शुरुआत की, इसीलिए हमने शुरुआत की, बाकी अपनी मर्जी से नहीं की। 1990 के पहले ऐसी कोशिश नहीं की गई। 1992 में जब गुड गवर्नेंस ने कहा कि करो तुम लोग सुधार, जब 1992 में गुड गवर्नेंस के लिए सुधार करने के लिए कहा, तो नई नई संकल्पनाएं जन्म लेने लगी, और उनमें पहली संकल्पना है सूचना का अधिकार। ये मत समझना कि मैं बहुत निगेटिव पर्सपेक्टिव लेकर के चल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं केवल वो बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं जिस बैकग्राउंड में हमने सुधार की मुहिम शुरू की, जिस बैकग्राउंड में हमने सुधार की पहल शुरू की, और आज भी आप देखोगे तो ये धरातल मौजूद है, और इसलिए सुधार की अपेक्षा भी मौजूद है। बस इन बातों को बताने का आशय सिर्फ इतना है। इसलिए ये मत समझना कि कहीं कुछ ऐसा निगेटिव थॉट देने की कोशिश की जा रही है या निगेटिव अप्रोच लेने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कदापि नहीं है। बेसिकली ये आज की परिस्थिति है, जिन परिस्थितियों में सुधार कुछ किए गए हैं और ऐसे सुधारों की या और अधिक सुधारों की अपेक्षा है, बात इतनी सी है। तो सूचना का अधिकार लागू किया गया है, हालांकि इसमें कुछ संशोधन कर दिया गया, वो संशोधन अच्छा नहीं है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिटीजन चार्टर है, नागरिक अधिकार पत्र है। अब आपका अधिकार पत्र है सिटीजन चार्टर, लेकिन आप ही को नहीं पता होगा, और मजे की बात है 2 दशक हो गए लागू किए हुए, 2 दशक से ज्यादा हो गए, 2 दशक से ज्यादा हो गए ये सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर, लेकिन इन सिटीजन चार्टर की व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं किया गया, पढ़ेंगे आगे। सूचना का अधिकार है, सिटीजन चार्टर है। इसके अलावा सिविल समाज है। पहले भी हम लोगों ने सिविल समाज शब्द का प्रयोग खूब किया है, आज इस बार यहाँ समझेंगे कि सिविल सोसाइटी का वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या होता है। सामाजिक लेखा परीक्षण है, सोशल ऑडिट है, सामाजिक लेखा परीक्षण है, जन शिकायत निवारण तंत्र है, जनता की शिकायत दूर करने की व्यवस्था है। एक सीपी ग्राम्स है, मैंने सीपी ग्राम्स पर एक वीडियो बना के डाल रखा है। लोग फीडबैक देते रहते हैं कि ज़्यादातर शिकायतें सुनी नहीं जाती, डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं। डिस्पोज ऑफ इसलिए कर दी जाती हैं क्योंकि हर महीने प्रधानमंत्री सीपी ग्राम्स की मॉनिटरिंग करते हैं, और प्रधानमंत्री सीपी ग्राम्स में देखते हैं कि कितनी सूचनाएं आईं और उन सूचनाओं पर कितनी सूचनाओं का निराकरण किया गया। तो सीपी ग्राम्स क्या करता है, जब आप सूचनाएं दर्ज करोगे, उस पर कोई शिकायत दर्ज करोगे, तो जब वो देखेगा कि शिकायत का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो बिना समाधान किए आपको लेटर भेज देगा कि आपकी शिकायत का समाधान हो गया है या फिर आपकी शिकायत रद्द कर दी गई। तो गजब का सिस्टम है सीपी ग्राम्स। जो कंप्लेन आप करोगे, जो शिकायत करोगे, बिना जांच के वो शिकायत ही रद्द कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे 1 महीने में प्रधानमंत्री को बताना है कि भाई हमने शिकायत पर क्या कार्यवाही की है। अब प्रधानमंत्री एक एक शिकायत का ब्यौरा तो देखते नहीं कि क्या कर रहे हो तुम। उनको तो बस ये है कि उनको आंकड़ा पता चलना चाहिए कि कितनी शिकायत आई इस बार सीपी ग्राम्स पर, पता चला इतने लाख आई। कितनी तुमने डिस्पोज ऑफ की? इतनी हुई। क्यों नहीं हुई? इतनी शिकायत क्यों रह गई? क्या करते हो तुम लोग? तो अब डांट पड़ी, ऊपर से डांट पड़ी, तो अधिकारी सोचते हैं कि 1 महीना पूरे होने से पहले शिकायतों को डिस्पोज ऑफ अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको रद्द करके डस्टबिन में डाल दो कि आपकी शिकायत रद्द की जाती है। ये सबसे बढ़िया तरीका है।
वो वहां से बढ़िया सा आ जाता है। मेरे पास सबूत है ऐसे, तमाम तमाम लोग मुझे फीडबैक देते रहते हैं कि ये देखिए ये आ गया। तो गजब का काम करता है, गजब की एफिशिएंसी है। 1 महीने के भीतर आपकी शिकायत को डिस्पोज ऑफ कर देगा और रद्द कर देगा। समाधान देने के बजाय शिकायत ही रद्द कर देता है। तो अब क्या कहें, आलोचना करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि जनता तो पीड़ित है ना, जनता तो परेशान है। सिस्टम है, सिस्टम वर्क कर रहा है, लेकिन चलिए इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। जन शिकायत निवारण तंत्र, जन शिकायत निवारण तंत्र, जन सहभागिता, पीपल्स पार्टिसिपेशन, विसिल ब्लोअर को संरक्षण, विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से ये कदम उठाए गए हैं हमारे यहाँ, और इन कदमों के माध्यम से ये प्रयत्न किया गया है कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाई जाए और जवाबदेही बढ़ाई जाए। तो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। कुछ कदम बेहतर हैं, कुछ कदम थोड़े कमज़ोर हैं। उनकी सबकी समीक्षा, उन सबकी विशेषताएं, उनकी कमियां, इन सारी बातों के विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। ये हमारी दूसरी यूनिट होगी। इसके बाद हम तीसरी यूनिट होगी हमारी पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति। अब देखो, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि यहाँ छोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पब्लिक पॉलिसी हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे कि सरकारी नीतियाँ, पब्लिक पॉलिसी कहते हैं बेसिकली, बोलचाल में हम उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कहते हैं, सरकारी नीतियाँ कहते हैं। जैसे शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, पर्यावरण नीति कौन बनाता है? आप जानते हैं, सरकार बनाती है। तो ये सब सरकारी नीतियाँ हैं, इन्हीं को हम लोग पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सब बताएंगे आपको। तो ये पब्लिक पॉलिसीज़ हैं। अब पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे पब्लिक पॉलिसी बनती है, लोक नीति निर्माण, लोक नीति कार्यान्वयन। इसका अर्थ ये हुआ कि नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं, लोक नीति निर्माण। हमारे यहाँ सरकारी नीतियाँ कैसे बनती हैं, नीतियाँ बनाने में कौन कौन से घटक भागीदारी निभाते हैं, नीतियाँ बनाने में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। एक फ्रेज़ आपने सुना होगा कि भारत पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार रहा है। पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार रहा है। पैरालिसिस शब्द उसके लिए उपयोग करते हैं जो निर्बल हो जाता है, जो इनएफिशिएंट हो जाता है। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ पॉलिसी इनएफिशिएंसी रही है। तो अब कैसे रही है, क्या समस्याएं रही हैं, हम लोग इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। लोक नीति कार्यान्वयन, इसका मतलब है नीतियाँ कैसे लागू की जाती हैं। हम सब जानते हैं आज़ादी के बाद से गांव के विकास के लिए, रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए न जाने कितने योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन हम सबको उनका लाभ सही तरीके से वितरित नहीं कर पाए। अगर हम उनका लाभ सही तरीके से लोगों तक वितरित कर पाए होते तो आज भारत की दशा कुछ अलग होती। इसका मतलब है कि नीति निर्माण और कार्यान्वयन में बहुत सारे चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं। क्या क्या है वो चैलेंजेस, उन सारे चैलेंजेस के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये पब्लिक पॉलिसी का पार्ट हो जाएगा। अगली यूनिट हमारी जो होगी वो होगी विकास प्रक्रिया एवं विकास उद्योग। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। विकास प्रक्रिया एवं विकास उद्योग।
अब विकास प्रक्रिया एवं विकास उद्योग का अर्थ के यहाँ पर क्या है? देखो, विकास नहीं लिखा यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं लिखा, यहाँ लिखा विकास प्रक्रिया एवं विकास उद्योग। इसका मतलब है कि विकास को कैसे एक प्रक्रिया के रूप में और कैसे एक उद्योग के रूप में हमारे यहाँ प्रमोट किया गया है, प्रमोट किया जाता रहा है, कैसे ये एक प्रक्रिया से उद्योग के रूप में चेंज होता है, इसका नेचर कैसे चेंज हुआ है, इन सारी बातों के विषय में हमें यहाँ पर चर्चा करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवधारणा, एवं बदलते प्रतिमान। कैसे डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है और कैसे ये चेंज होता गया है समय के साथ। पहले केवल सरकार विकास करती थी, फिर सरकार के साथ साथ आगे चल करके पहले केवल हम आर्थिक विकास पर फोकस करते थे, फिर सोशल डेवलपमेंट पर, फिर धीरे धीरे हम साइकोलॉजिकल, फिर तरह तरह डायमेंशन चेंज होते गए। पहले सरकार विकास करती थी, अब सरकार के बाद निजी क्षेत्रों को भागीदार बना लिया गया। कैसे किया गया, ये जो सारे चेंजेस आए उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर इसमें कुछ टॉपिक जो सिलेबस में हमारे शामिल किए गए हैं, उन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे। जैसे एनजीओ शामिल किए गए हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। तो गैर सरकारी संगठन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और जब गैर सरकारी संगठन पढ़ेंगे तो इसमें एक कानून आता है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, काफ़ी विवादों में रहा है। तो FCRA कानून के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि एक एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, गैर सरकारी संगठन है, इंटरनेशनल, मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करता है। प्रीवियस क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में काम करने से बैन कर दिया गया है। अभी क्यों बैन किया गया है पता है? क्योंकि विदेशों से जो भी पैसा आता है वो पैसा इस कानून के अंतर्गत आता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन जो पैसा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में भेजा वो हवाला के जरिए भेजा, अवैध तरीके से भेजा, इस कानून का उल्लंघन करते हुए भेजा। ये बात तो बर्दाश्त नहीं होगी कि आप देश के कानूनों का उल्लंघन करें। आप किसी भी देश की कैसे भी संस्था हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी दशा में तो FCRA अक्सर चर्चा के केंद्र में रहता है। SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, अपनी सहायता के लिए बनाए गए, दूसरों की नहीं, स्वयं की सहायता के लिए, स्वयं की मदद के लिए बनने वाले जो समूह हैं वो SHG कहलाते हैं। तो NGO, SHG। इसके अलावा दानकर्ता, डोनर्स, लोकोपकारी संस्थाएं, आदि। तो इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भारत में किस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे पॉजिटिव रूपों में हमारे सामने आया है। हमारे देश में बहुत सारी SHGs प्रमोट की जा रही हैं। अब SHGs के माध्यम से डेवलपमेंट किया जा रहा है। अभी आपने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा 15 अगस्त पर उन्होंने कहा लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया गया है। तो जो स्वयं सहायता समूहों में कार्यरत महिलाएं हैं उनकी सालाना आय लाखों रुपए में हो तो वो लखपति दीदी जैसी योजना शुरू की गई है। तो इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तमाम संस्थाओं को। तो ये विकास प्रक्रिया एवं विकास उद्योग हो गए। अब इसके बाद जो 5वां यूनिट है, अंतिम यूनिट है, ये हमारे सिलेबस की अंतिम यूनिट है। और ये यूनिट है सिविल सेवाओं की भूमिका लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज है।
रोल ऑफ सिविल सर्विसेज है। तो अब इस सिविल सर्विसेज में के रोल में एक तो हम लोग रोल और चैलेंजेस तो पढ़ेंगे ही, भूमिका और चुनौतियां तो पढ़ेंगे ही कि सिविल सेवाएं क्या हैं, लोक सेवाएं क्या हैं, सिविल सेवाएं क्या हैं, दोनों का अंतर समझेंगे। लोक सेवा और सिविल सेवा का अंतर लिख लेते हैं यहाँ पर। चलो वैसे समझेंगे हम लोग कि लोक सेवा और सिविल सेवा के बीच अंतर क्या है। हालांकि इस पर एक वीडियो छोटा सा मेरा है यूट्यूब पर, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे जब अपना टर्न आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिविल सेवा पढ़ रहे हैं और इन सिविल सेवा की भूमिका क्या है एवं चुनौतियाँ क्या हैं। वह समाधान क्या है, तीनों चीज़ें, भूमिका, चुनौतियाँ और समाधान। इसके अलावा सिविल सेवाओं से संबंधित बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों का हमें एक एक करके अध्ययन करना होता है सिविल सर्विसेज को लेकर के। तो सिविल सर्विसेज को लेकर के जो चैलेंजेस हैं, मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, जैसे तटस्थता एक मुद्दा है, सिविल सेवकों के संवैधानिक संरक्षण से जुड़ा हुआ है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अनामता का मुद्दा है, एनोनिमिटी कहते हैं इसको, न्यूट्रलिटी कहते हैं इसको, एनोनिमिटी कहते हैं। तटस्थता है, अनामता है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जैसे आपने देखा है कि लैटरल एंट्री, पार्श्विक प्रवेश, लैटरल एंट्री का मुद्दा है। तो इन सारे मुद्दों के विषय में, ऐसे मुद्दों के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। सिविल सेवा सक्रियतावाद है, इसी में सिविल सर्विस एक्टिविज़म है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पर सिविल सेवाओं से रिलेटेड हैं। उन तमाम मुद्दों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ये छोटा सा सिलेबस है हमारा गवर्नेंस का। लगभग 40 आवर्स, लगभग 40 घंटे हम लोग लेंगे इसको पढ़ने में। और 40 घंटे का मतलब हो गया, आप मान के चलो लगभग 20 डेज़ के आसपास हम लोग इसको कवर करने में लेंगे, इसको ख़त्म करने में लेंगे। प्लस माइनस हो सकता है आपकी सुविधा और आपकी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन ये हमारा ऑलमोस्ट एक पूरा डिज़ाइन कोर्स है गवर्नेंस का। अब 4 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से गवर्नेंस से प्रतिवर्ष, और 4 क्वेश्चन बेहद आसान से क्वेश्चन होते हैं, सरल से क्वेश्चन होते हैं। पूरे जो क्वेश्चन हैं आपके सेकंड पेपर में, उस सेकंड पेपर में 9 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पॉलिटी के आते हैं, 4 क्वेश्चन गवर्नेंस से आते हैं, 4 क्वेश्चन आईआर से आते हैं और 3 क्वेश्चन सोशल जस्टिस से आते हैं। ये क्राइटेरिया है आपका यहाँ पर पूरे सेकंड पेपर का। तो 4 क्वेश्चन हैं, बड़े सरल से क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। और जब हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे, जैसे पॉलिटी पढ़ा था हम लोगों ने कि एक टॉपिक जब हमारा कवर हो जाता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको क्लास में लेकर आते थे और डिस्कस करते थे। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग वही क्रम जारी रखेंगे, पढ़ने का तरीका भी वही होगा हमारा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कीजिए। अभी देखो 2 दिन पेपर हुए, आईएएस के, जीएस के चारों पेपर, और जीएस के चारों पेपर अगर आपने देखे होंगे तो आप ये समझ पाओगे कि रटने से काम नहीं चलने वाला ना। पहले भी आपने देखे होंगे, इस बार भी आप देखो तो रटने वाली व्यवस्था नहीं है, बहुत अप्लाइड नेचर के क्वेश्चन हैं। आपको चीज़ों को समझना है। अगर आप चीज़ों को समझते हो, मुद्दे समझते हो, मुद्दों का समाधान समझते हो, उसके तरह तरह के डायमेंशन, उसके तरह तरह के पहलुओं को समझते हो, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन का आंसर करना आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से जितने भी ये सारे टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक को हम लोग इसी नज़रिए से पढ़ेंगे जिससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी हो जाए। जब एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी तो आपके लिए एनालिसिस करना आसान हो जाता है, आपके लिए विश्लेषण आसान हो जाता है।
तो इसी नज़रिए से ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब आता है दूसरा स्रोत कि कहाँ से पढ़ना है हमें, सोर्स क्या है पढ़ने का। अब देखो, गवर्नेंस की कोई बुक एज सच नहीं है, क्योंकि सरकार कैसे कामकाज करती है ये कोई किताब नहीं बताती, तो कोई बुक फिलहाल मार्केट में नहीं है। नोट्स जो हम आपको पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, वो ऑलमोस्ट सफिशिएंट होंगे। उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। अब तक तो ऐसा ही रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा रहेगा। तो जो हम लोग पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी के दायरे में से होंगे। और बस आपको इतना करते रहना पड़ेगा कि उन चीज़ों पर आपको अपनी समझ, पेपर के माध्यम से, मैगज़ीन के माध्यम से आपको अपनी समझ को और फाइन बनाते रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर केवल प्रश्न यह नहीं है कि आप क्वेश्चन का आंसर लिख कर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप क्वेश्चन का आंसर जो लिख कर आ रहे हो वह किस क्वालिटी में लिख कर आ रहे हो। क्वालिटेटिव आंसर राइटिंग है या नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आप जब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपका जो आसपास की घटनाएं हैं, जो हाल फिलहाल में घटी हुई घटनाएं हैं, उन घटनाओं को आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो। जैसे अभी मैंने एसएचजी की बात की तो मैंने लखपति दीदी की बात कर ली मैंने। तो इस तरीके से जो करंट की चीज़ें हैं, उन करंट की चीज़ों को आप कैसे कनेक्ट करते हो, साथ में कैसे ऐड करते चलते हो, कैसे जोड़ते चलते हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है गवर्नेंस जैसे पार्ट के लिए। क्यों? क्योंकि सरकार के कामकाज के विषय में है। जैसे पारदर्शिता और जवाबदेही की बात की गई, तो पारदर्शिता और जवाबदेही में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये निर्णय आप कोट कर सकते हो। नाम मत लिखो, किसी राजनेता का, किसी मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखते हम लोग आंसर में, बस इतना लिख देते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, ऐसे करके लिख देते हैं, नाम नहीं लिखते। तो हम इतना तो लिख ही सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक आदेश पारित किया जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि 3 दिन से अधिक किसी भी टेबल पर यदि फाइल रोकी जाएगी तो अधिकारी को स्पष्टीकरण देना होगा। यह पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया एक कदम है, एक कदम है ना, एक स्टेप है। तो इस तरीके से आप आसपास जो घटने वाली घटनाएं हैं, किसी भी प्रदेश का एग्जाम्पल हो, देश में उठाए गए कदम हो, उनका एग्जाम्पल हो, आप इस तरीके से अगर कोट करते चलते हो, लिखते चलते हो, तो आप अपने आंसर को करंट से कोरिलेट करते चलते हो। और ये एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है, बहुत अच्छा असर डालता है। क्योंकि जो कुछ आप लिख रहे हो, जो कुछ आप यहाँ पर आंसर कर रहे हो, वो सरकार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ आंसर है। तो अब इसको करने के लिए आप कहोगे सर इस तरीके की सूचनाएं कहाँ से मिलेंगी, जानकारियां कहाँ से मिलेंगी? एक न्यूज़पेपर पढ़ो, पर्याप्त है। 10 मिनट 15 मिनट जो फटाफट न्यूज़ आती हैं, आप उन न्यूज़ को सुन सकते हो। रेडियो में बीबीसी की न्यूज़ आती है और तरह तरह की, इस तरीके से तरह तरह के आपके पास न्यूज़ सुनने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अब तो फ़ोन में भी आता है, तरह तरह के न्यूज़ के हेडलाइंस आते हैं और नोटिफिकेशंस आते हैं, तो उनसे आप अपने आप को अवेयर रख सकते हो। जो जानकारी आपको मिली, आप एक कॉपी बना लो करंट के लिए, जिसमें पॉलिटी की बातें अलग, गवर्नेंस की बातें अलग, साइंस टेक की बातें अलग, ये सारी बातें आप अलग अलग लिख सकते हो। जैसे देखो, चंद्रयान 3 गया, क्वेश्चन आना था, तय था, करंट का था, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें पूछ ली गई एग्ज़ाम में, है ना। तो इस तरीके से आप, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया जिससे कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर सको कि जब आप पेपर पढ़ते हो, अब कौन सा ऐसा पेपर है जिसने चंद्रयान 3 के बारे में नहीं लिखा, कौन सा ऐसा पेपर है जिसने उसके इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं लिखा? सबने लिखा, खूब लिखा। तो आपको कहीं से बाकी नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। हर पेपर ने इतना मटेरियल दे दिया आपको, चाहे वो राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण हो, मैंने देखा उसे, बहुत अच्छा मटेरियल दिया उन्होंने।
चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी पेपर हो। हिंदू केवल मिथ है इस बारे में, एक परंपरा चली आती है ना, एक परंपरा चली आती है, तो हिंदू बस उसी परंपरा का नाम है। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है, ये मत समझना अपने दिमाग में कि हिंदू नहीं पढ़ सकते तो आईएएस क्वालिफाई नहीं कर सकते। तुम बिना हिंदू पढ़े आईएएस क्वालिफाई कर सकते हो, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। हिंदू ऐसा लैंडमार्क पेपर नहीं है कि नहीं पढ़ोगे तो आईएएस नहीं बनोगे, कदापि नहीं है ऐसा, कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। मन से ये बात निकाल देना। आपके पास जो करंट के घटनाक्रम हैं, उन घटनाक्रमों की आपके पास जानकारी होनी चाहिए, विषयगत वस्तुगत जानकारी होनी चाहिए, और उसकी अच्छी एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, आना चाहिए। बस इतनी सी बात है करंट के लिए। वो जानकारी आप कहीं से भी कलेक्ट कर लो, डजंट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करता। हिंदू तो बस क्या कहूँ उसके बारे में, ठीक है, परंपरा है, चल पड़ी है, उस परंपरा को लोग निभा रहे हैं, तो परंपरा निभ रही है, लोग निभाए जा रहे हैं। लेकिन आप इस मुगालते में मत रहना कि अगर हिंदू, क्योंकि मुझसे हिंदी मीडियम के बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर मैं तो हिंदू नहीं पढ़ पाता, मेरे यहाँ तो हिंदू नहीं आता। भाई जो बच्चा दूर रह रहा है, आप कहीं गांव में रह रहे हो, आप भी तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपके गांव में हिंदू कहाँ पहुँचेगा? तो आप इस बात को लेकर निराश हो जाते हो। बिल्कुल निराश मत होना, मिथ है केवल, मिथ है केवल कि ये हिंदू का एडिटोरियल है, खूब पढ़ डालो, खूब रट डालो, खूब समझ डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण आता है, नहीं तो उसका वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ले लो, पढ़ डालो, एनफ है, एनफ है। भटकाव मत पालना, भटकाव मत पालना, बिल्कुल मत पालना। बाकी जो चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलती हैं, कभी कभी देखो लेख तो हर पेपर में अच्छे आते हैं। मेरा जो अनुभव है, मैंने अपने अनुभव के आधार पर देखा कि इंडियन एक्सप्रेस में लेख द हिंदू से ज़्यादा अच्छे आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में द लेख हिंदू से ज़्यादा अच्छे आते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। हिंदू में तो कभी कभी एक तरफा झुकाव होता है, इंडियन एक्सप्रेस में भी होता है, लेकिन नॉर्मली क्वालिटी बेहतर होती है। लेकिन बस मिथ की बात है, मिथ की बात है, परंपरा की बात है कि बन गया कि नहीं नहीं भाई हिंदू है तो हिंदू है, हिंदू है। बाकी इंडियन एक्सप्रेस बेहतर है उससे, मैंने खुद पाया उसे, इंडियन एक्सप्रेस को हिंदू से बेहतर पाया। लेकिन अब ठीक है, चल पड़ा है, चल पड़ा है, बाजार है, बाजार में जो बिकता है वो दिखता है, सीधी सी बात है। तो ये बाजारीकरण वाले चक्कर में मत फंसना, बहुत आराम से एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहना डेली, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण ही पढ़ लो, और उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी, कलेक्ट होती जाएंगी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, पीआईबी की वेबसाइट है, वो देख सकते हो। और इस तरीके से आपको इंटरनेट बहुत कुछ दे देगा करंट के लिए, चिंता मत करना। तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दे दिया क्योंकि मैंने कहा कि भाई करंट की चीज़ें लिखोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हमें नंबर अच्छे मिलने की फ़ाइट करनी है, नंबर मिलने की नहीं। तो जब नंबर अच्छे मिलने की फ़ाइट करनी है, करंट जोड़ना है, तो ये पेन मत लेना कि सर हिंदू तो नहीं पढ़ पाते, हिंदू हमारे यहाँ नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, कोई बात नहीं। कुछ कुछ चीज़ें उस पर मिल जाती हैं, नेट पर मिल जाती हैं, देख सकते हो, उससे काम चलेगा, इसलिए परेशान मत होना। एक बात। दूसरी बात देखो, इसकी कोई एनसीईआरटी नहीं आती, गवर्नेंस की कोई एनसीईआरटी नहीं है। सरकार कामकाज कैसे करती है, जो हमें आपको सबसे पहले बताना चाहिए। भाई इस देश का नागरिक होने के नाते हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा जिलाधिकारी काम कैसे करता है, हमारा पुलिस अधीक्षक काम कैसे करता है, हमारी लोकल गवर्नेंस काम कैसे करती हैं। ये सब हमको जानना चाहिए ना, तभी तो हम हिस्सेदारी निभा पाएंगे, तभी तो हम भागीदारी निभा पाएंगे, तभी तो हम लोकतंत्र को सफल बना पाएंगे। नीतियाँ कैसे बनती हैं, कैसे लागू की जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले जाननी चाहिए। और हमारी पूरी पढ़ाई के दौरान ये चीज़ आपको नहीं बताई जाती, केवल और केवल पॉलिटी, सरकार की संरचना के बारे में बताया जाता है। सरकार बनती कैसे है, सरकार क्या काम करती है, सरकार काम कैसे करती है ये बताते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सरकार
पर बैठे हुए लोगों को लगता है कि अगर लोग ये जान जाएंगे कि सरकार कैसे काम करती है, लोग हिस्सेदारी निभाना शुरू कर देंगे, तो सरकारी अधिकारियों को बहुत ट्रांसपेरेंट होकर काम करना पड़ेगा। जो करप्शन चलता रहता है, बीच बीच में घोटाले चलते रहते हैं, सब बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। नतीजा ये है कि इस तरीके का सुधार कभी हुआ ही नहीं आज तक कि आपको एजुकेशन लेवल पर यह बताया जाए कि सरकार कामकाज कैसे करती है। तो आप हायर लेवल तक की स्टडी कर ले जाते हैं, पीएचडी तक कर ले जाते हैं, लेकिन आप इस बारे में जानकारी अर्जित नहीं कर पाते। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का लैग है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है कि हम केवल ये बताते हैं कि देखो ये राष्ट्रपति होता है, ये प्रधानमंत्री होता है, ये मुख्यमंत्री होता है, ये राज्यपाल होता है, बस। क्या काम करता है? राष्ट्रपति क्षमादान देता है, ये अध्यादेश जारी कर देता है, ये बस। कैसे काम करता है ये जानना बेहद जरूरी है। और विशेषकर तो हमें तो लोकल लेवल से जानना चाहिए, जिला प्रशासन की सबसे ज़्यादा जानकारी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति से क्या ताल्लुक होगा? नहीं होगा, रेयर होगा। किसी विषय पर जिसको सजा मिलेगी और न्यायिक क्षमादान चाहिए होगा वो जाएगा, रेयर मामले होते हैं, रेयरेस्ट मामले होते हैं। लेकिन जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पंचायत, इनसे तो हमारा रोजमर्रा का लेना देना है, तो इन सब के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, नहीं मिलती जानकारी। तो इसलिए कोई बुक नहीं है इसकी, कोई ऐसा प्रॉपर बुक शेप में स्टडी मटेरियल नहीं है। गवर्नेंस के नाम पर जो बुक मार्केट में छापी गई हैं बड़े नामों से, मत खरीदना, वेस्टेज ऑफ मनी है। गवर्नेंस के नाम पे लिखी तो बहुत मोटी किताब है, उसमें आपको आपके कंपटीशन लायक और आपके एग्जाम में लिखने लायक कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सरकार की गतिविधियों से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। वो भी वैसे ही है, संरचनात्मक है, जैसे लिखा पढ़ी वाली किताबें हैं। तो इसलिए मार्केट से कोई बुक परचेज मत करना। सिर्फ जो नोट्स हैं आपके पास, नोट्स पर ध्यान रखना और अपने आप को करंट से अपडेट करते रहना, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी एक आती है एनबीटी की एक बुक है, कभी मौका मिले तो गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, लेकिन वो इंग्लिश में है। कुलदीप सिंह की किताब है, गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, पतली सी किताब है, इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में नहीं आई है अभी। उन्होंने कहा था, वो लोग कह रहे थे कि पब्लिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो एक ये बुक है, पतली दुबली सी, आप इसे समझ सकते हो। अन्यथा जो टॉपिक्स हैं शासन के, जैसे शासन है, लोक नीति है, सिविल सेवा है, इस सब के जो टॉपिक हैं, पारदर्शिता है, जवाबदेही है, ये सब एक लोक प्रशासन की बुक आती है, अवस्थी एंड माहेश्वरी की है। या लोक प्रशासन का इग्नो का नोट्स है। यहां से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जो भी टॉपिक हम लोगों ने सिलेबस में लिखे हैं वो सारे टॉपिक आपको इन बुक से मिल जाएंगे, इन किताबों से मिल जाएंगे। लेकिन नहीं खरीदना, परचेज मत करना, वेस्टेज ऑफ मनी है, अननेसेसरी पैसा बर्बाद करोगे, इसलिए इसे मत खरीदना, इसे मत खरीदना। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे कुछ एडिशनल रेफरेंस पढ़ लेना चाहिए, तो इग्नो की वेबसाइट पर जाना और इग्नो की वेबसाइट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीए का, लोक प्रशासन का बीए का नोट्स डाउनलोड करना। उसमें आपको जितने टॉपिक हम लोगों ने यहाँ लिखे हैं वो टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये कर सकते हो, लेकिन खरीदना मत, खरीदना मत। जो आपको ध्यान देना है वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर देना है।
ये आप पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, सेकंड ARC कहते हैं इसे। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकंड ARC की रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, नागरिक केंद्रित शासन। ट्वेल्थ रिपोर्ट है। पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको, लेकिन कुछ टॉपिक आपको, जैसे सिटीजन चार्टर वगैरह, कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी और भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे पहली रिपोर्ट RTI पर है, तो RTI भी हमने अपने सिलेबस में लिखा, लेकिन RTI में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता जिसके लिए आपको वो पूरी रिपोर्ट पढ़नी पड़े। मैंने पढ़ी है पूरी रिपोर्ट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि आप पूरी रिपोर्ट पढ़ें उसकी। हाँ, मैं एक सलाह आपको अवश्य दूंगा कि जो इनकी रिपोर्ट्स हैं ARC की, इन ARC की रिपोर्ट्स भारत सरकार की वेबसाइट पर, प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करके सबका जो प्रीफेस है, प्राकथन है, वो जरूर पढ़ लेना। वो अच्छा लिखा है हर रिपोर्ट का। वो आपको एस्से में भी सपोर्ट करेगा, थॉट देगा वो आपको चीज़ों के बारे में, कुछ फैक्ट भी देगा, कुछ एनालिसिस भी देगा, वो अच्छे हैं। तो सारी रिपोर्ट के वो पढ़ लेना आप। तो इसमें पहली रिपोर्ट है, 11th रिपोर्ट है, 12th रिपोर्ट है, इस तरीके से हैं। तो उन रिपोर्ट्स के आप प्राकथन पढ़ सकते हो। जैसे ई गवर्नेंस पर रिपोर्ट है, तो अब ई गवर्नेंस की रिपोर्ट आज से 15 साल पहले बनाई गई थी। 15 साल में तो ई गवर्नेंस में हम बहुत दूरी चल चुके हैं। तब इतना ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक, इतना ज़्यादा उसका ज़माना भी नहीं था जब रिपोर्ट आई थी। तो अब तो बहुत दूरी चल चुके हैं हम लोग। तो इसलिए जो ई गवर्नेंस की रिपोर्ट है वो बेकार है आपके लिए, वेस्ट है। जो पहली रिपोर्ट है सूचना का अधिकार, वो भी आपके लिए वेस्ट है, बेकार है, कोई आवश्यकता नहीं है। जो रिपोर्ट आपके लिए कारगर हो सकती है वो केवल और केवल ये द्वितीय रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट कारगर हो सकती है। बाकी एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए आप, हमेशा रेगुलर रीडर बनिए न्यूज़पेपर के। राष्ट्रीय संस्करण पढ़ लीजिए आप, दैनिक जागरण। हिंदी में यही पेपर ठीक है जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इसके अलावा वेबसाइट्स आप देख सकते हैं, जैसे PIB है, PRS इंडिया है, ADR है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है ना। इस तरीके की वेबसाइट्स आप देख सकते हैं, और ये आपके जो तमाम आवश्यकताएं हैं आपके एग्ज़ाम की, वो आपकी पूरी कर देंगी। तो इतना ही ध्यान रखना है आपको, इतना ही ध्यान रखना है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो अब क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये हम लोगों ने चर्चा कर ली। कैसे पढ़ना है, सिंपल सी बात है, हमने पहले बताया कि हमारा मुख्य ध्येय कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है, और उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ साथ हम लोग उस पर बेहतर एनालिसिस कर सकें, ये इस क्षमता का विकास करना है। क्योंकि देखो निबंध, अब आपने इस बार एसए का पेपर देखा हो तो हर बार ऐसे ही आता है। इस बार पूछा गया था गणित ज्ञान का संगीत है, तो कितना अच्छा टॉपिक है लिखना। हालांकि जिसने मैथ्स पढ़ा है उसको इस बात का एहसास होगा कि किस तरीके से म्यूज़िक की तरीके से काम करता है मैथ्स। तो जिसने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है, तो
पहले भी हम लोग कहते रहे हैं मैथ्स मोर की कलंगी है ना, मोर के सिर पर जो कलंगी होती है, तो मैथ्स कलंगी है, मैथ्स संगीत है, इस तरीके से। तो बड़े अलग अलग तरीके से जिस तरीके से टॉपिक पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स पर अगर आप अपने थॉट्स नहीं डेवलप करोगे तो आप इससे नहीं लिख पाओगे। हालांकि और भी टॉपिक थे, थोड़े आसान आसान भी थे, जहां गुंजाइश थी आप लिख सकते हो, लेकिन सारे के सारे टॉपिक में एक बात इन्वॉल्व्ड है कि अगर आप स्वयं के थॉट्स क्रिएट करना, डेवलप करना नहीं सीखोगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये बात कॉमन है, ये बात कॉमन है। तो इसलिए आपको इस बात पर चिंतन करना है, इस बात पर ध्यान देना है। अब इसके साथ हम लोग अब एक एक टॉपिक की चर्चा शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वह है शासन की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस। तो क्या है गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट? देखो, हम लोग कहते हैं, अभी हमने चर्चा की कि शासन सरकार की गतिविधि है। अब कौन सा सरकार? क्योंकि सरकार तो हम लोगों ने दो भागों में पढ़ रखा है। एक हम लोगों ने व्यापक रूप में सरकार पढ़ रखा है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों शामिल हैं। और दूसरा सरकार का एक संकुचित रूप है, जिसमें केवल राजनीतिक कार्यपालिका शामिल है। तो जब हम लोग शासन को डिफाइन करते हैं तो एक सामान्य बोलचाल में तो हम लोग यही कहते हैं कि शासन का मतलब होता है सरकार की गतिविधि, सरकार की क्रियाविधि। सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, उसे हम शासन कहते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है, विश्व बैंक कहता है कि शासन देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों को लोगों के हित के लिए प्रयोग में लाने की कला है या तरीका है। वह तरीका है, वह प्रक्रिया है, वह कला है जिसके माध्यम से हम देश के सामाजिक और आर्थिक संसाधन को उपयोग में लाते हैं। उसी कला को ही, उसी तरीके को ही, उसी पद्धति को ही शासन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये है कि शासन एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि है। और किसकी गतिविधि है? सरकार की गतिविधि है। तो अब एक मोटी सी बात तो ये है कि सरकार जो कुछ करती है, जिस तरीके से करती है, वो शासन कहलाता है। तो सरकार में तीनों अंग शामिल हैं सरकार के। लेकिन यहाँ पर इसको मैं और प्रिसाइजली आपको डिफाइन करना चाहता हूँ। हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा भी है कि जैसे व्यापक रूप में सरकार के तीन अंग हो गए: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका फिर दो भागों में बट जाती है: राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, और प्रशासनिक कार्यपालिका यानी नौकरशाही। सिविल सेवक। अब ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है, ये भी सरकार है, लेकिन ये संकुचित अर्थों में है। ये पढ़ा था हम लोगों ने। इसको संकुचित अर्थ में सरकार कहते हैं। सरकार के दो पहलू होते हैं। एक है सरकार का व्यापक रूप, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों शामिल हो जाते हैं।
तो इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों के कार्यों को हम लोग शासन के कार्यों में शामिल कर लेते हैं। लेकिन हमने पहले भी चर्चा की है कि जब हम लोग ये कहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, जब हम लोग इस प्रकार की अभिव्यक्ति देते हैं तो क्या हम लोग न्यायपालिका, विधायिका को इसमें कंसीडर करते हैं? नहीं करते। हम लोग सरकार में सीधे मान के चलते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर है, यही हमारी सरकार है, राज्यों में ये मुख्यमंत्री है, यही हमारी सरकार है। तो जब हम वास्तविक सरकार की बात करते हैं या संकुचित अर्थों में सरकार की बात करते हैं तो संकुचित अर्थों में हमारे लिए सरकार का मतलब राजनीतिक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। और ये सरकार जो कुछ करती है, इस सरकार की जो एक्ट और एक्टिविटी होती है, इसकी जो कार्य और कार्यप्रणाली होती है, उसको भी हम लोग शासन कहते हैं, उसको भी गवर्नेंस कहते हैं। तो इसकी भी जो एक्ट और एक्टिविटी है वो भी शासन है, लेकिन ये व्यापक रूप में है शासन, जिसमें विधायिका का भी कार्य शामिल है, कार्यपालिका का भी कार्य शामिल है और न्यायपालिका का एक्शन भी शामिल है। तीनों को मिला के शासन कहते हैं। लेकिन जब संकुचित अर्थों में हम लोग सरकार शब्द का डेली रोज़मर्रा के गतिविधियों में जब हम लोग सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो रोज़मर्रा की गतिविधियों में सरकार शब्द का प्रयोग ये संकुचित अर्थों में शासन कहलाता है। और ये इसका कार्य क्या, इससे ये किन चीज़ों से संबंधित है? ये नीतियाँ बनाने, नीति बनाना और लागू करवाना, इससे संबंधित है संकुचित अर्थ में। संकुचित अर्थों में ये नीतियां बनाने और लागू करवाने से संबंधित है, जबकि व्यापक अर्थों में कानून बनाना, लागू करना, न्याय देना। और जो संकुचित अर्थों में जब हम लोग सरकार की चर्चा करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो यहाँ सरकार का आशय होता है नीतियाँ बनाना और लागू करना। इसीलिए देखो जो हम लोगों ने सिलेबस लिखा, 5 टॉपिक जो हम लोगों ने लिखे सिलेबस में, उस सिलेबस में हम लोगों ने लोकनीति को शामिल किया है, पब्लिक पॉलिसी को शामिल किया है। जब हम लोग ये पढ़ते हैं कानून कैसे बनते हैं, तब भी हम लोग शासन पढ़ते हैं। लेकिन कानून कैसे बनते हैं ये विधायी प्रक्रिया है, तो ये व्यापक अर्थों में शासन के अंतर्गत आ जाता है। नीतियाँ कैसे बनती हैं, नीतियाँ मंत्री बनाता है, स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य मंत्री बनाएगा, शिक्षा नीति शिक्षा मंत्री बनाएगा, तो ये मंत्री बनाता है। इसलिए ये संकुचित अर्थों में कार्यपालिका के कार्यों के रूप में शामिल हो जाता है। इस तरीके से शासन की 2 अवधारणाएं हमारे सामने प्रचलन में आती हैं, संकुचित और व्यापक। संकुचित वाला फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है रोज़मर्रा के कार्यों में, जो व्यापक है वो कॉन्सेप्चुअली और थ्योरेटिकली व्यापक अवधारणा ही प्रयोग में लाई जाती है। तो ये शासन के 2 अलग अलग रूप हो गए, संकुचित और व्यापक अर्थों में। तो लिखो पहले इसे, शासन लिखो। सरकार जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है, सरकार जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है वह शासन कहलाता है। सरकार जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है वह शासन कहलाता है। इस प्रकार शासन सरकार की गतिविधि है या क्रियाविधि है। इस प्रकार शासन सरकार की गतिविधि है या क्रियाविधि है। शासन सरकार की गतिविधि है या क्रियाविधि है। विश्व बैंक के अनुसार
शासन, विश्व बैंक के अनुसार शासन राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक संसाधनों, शासन राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने की कला है, का कुशलतम उपयोग करने की कला है, या साधन है, या तरीका है, कुछ भी लिख सकते हो, कला है या प्रक्रिया है या साधन है। तो ये हो गया शासन। अब शासन के साथ हम लोग अच्छे शासन की चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा शासन, सुशासन, बहुत सारे नामों से जानते हैं। हिंदी में तो आप जानते ही हैं, एक कॉन्सेप्ट को बहुत सारे नामों से प्रयोग में लाते हैं। गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन। अच्छा शासन क्या है? सिंपल सी बात है, अच्छी सी सरल सी बात है कि जब हम शासन की बात कर रहे हैं तो जब शासन गुणवत्ता प्रधान तरीके से संचालित किया जाए, कार्यकुशल तरीके से संचालित किया जाए, तो उसे अच्छा शासन कहते हैं। अब यहाँ पर यह भी एक समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि जब हम शासन की बात करते हैं तो हम खराब की कल्पना क्यों करेंगे? हम तो जब कोई कॉन्सेप्ट देते हैं तो हमेशा अच्छे की कल्पना करते हैं, इसलिए खराब का तो कोई औचित्य नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने विगत वर्षों में अनुभव क्या किया कि सरकारों ने अच्छी गुणवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया है। विगत वर्षों में हम लोगों ने यही अनुभव किया कि सरकारों ने अच्छी गुणवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया समय समय पर, चाहे हमारे देश की सरकारें रही हों, चाहे वो भारत के बाहर की सरकारें हों, उन्होंने अच्छी गुणवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि समय समय पर खराब गुणवत्ता का प्रदर्शन किया गया। तो जब खराब गुणवत्ता का प्रदर्शन हुआ तो सुधार की बात चली कि भाई सरकारों की गुणवत्ता में सुधार आना चाहिए, सरकार जैसे कामकाज करती है उसमें सुधार आना चाहिए। तो इस पर जो सबसे पहला अपना कंसर्न है, इस पर जो सबसे पहली अपनी बात है, वो विश्व बैंक ने रखी। विश्व बैंक आप जानते हैं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, और हमारे यहाँ भी सड़कों का विकास, स्वास्थ्य, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात जो आज सरकारी अस्पतालों की अच्छी बिल्डिंग आप देख रहे हो, बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना, इस प्रकार के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए विश्व बैंक ने हमें लंबी अवधि के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया है, और उसी के माध्यम से हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। तो विश्व बैंक सबको उधार देता है। जब विश्व बैंक 1989 की बात है, 1989 में जब सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज़, सहारा मरुस्थल के आसपास की जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यानी जो नॉर्थ अफ्रीका है, उसके देशों को वो ऋण दे रहा था, उधार दे रहा था, तो विश्व बैंक ने देखा कि इन देशों की शासन की स्थिति, प्रशासन की स्थिति बहुत खराब है। जो पैसा दिया जाएगा वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, तानाशाही तरीके से उसका मिसयूज़ होगा, वो जनता के हित के लिए उपयोग में नहीं आएगा। जो सड़कें बनाने या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वो कहीं न कहीं इकोनॉमिकली वायबल होता है, या यूँ कहें कि वो एक तरीके से इकोनॉमिक वायबिलिटी क्रिएट करता है, या यूँ कहें कि उसका कोई न कोई हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं। तो जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जब वो आर्थिक रूप से लाभप्रद होगा, तभी तो राष्ट्र की उन्नति होगी। वरना जो पैसा लेंगे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, उससे कोई नए आयाम विकसित नहीं होंगे, नई संरचनाएं जन्म नहीं लेंगी, तो वो पैसे की बर्बादी है। और फिर इसी तरीके से अगर हम पैसे की बर्बादी करते रहे तो हमारी देनदारी मुश्किल हो जाएगी, हम विश्व बैंक को वापस नहीं कर पाएंगे उधार, और जब विश्व बैंक को उधार वापस नहीं कर पाएंगे तो ये बड़ा आर्थिक संकट हो जाएगा।
तो विश्व बैंक को लगा कि अगर सभी देशों को मेरे द्वारा दिए गए धन का सदुपयोग करना है तो सभी देशों के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस जारी करनी होंगी। तो 1989 में जब विश्व बैंक उन सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज़ को उधार दे रहा था तो उधारी देते के दौरान उसने गाइडलाइंस भी जारी की कि भाई देखो, तुम लोग पैसे का उपयोग ऐसे ऐसे करना, लोगों को जो पैसा ले जा रहे हो डेवलपमेंट के लिए उसमें पारदर्शिता लेकर के आना, जनता की शिकायत दूर करने की व्यवस्था करना। इस तरीके से उसने कुछ गाइडलाइंस जारी की। कुछ समय के बाद विश्व बैंक ने यह अनुभव किया कि उसने जो गाइडलाइन उसने सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज के लिए जारी की हैं, ऐसे गाइडलाइन की आवश्यकता तो लगभग पूरे विश्व को है। कुछ देशों को छोड़ दें तो कुछ देशों को छोड़ करके विश्व के अधिकांश देश शासन की गुणवत्ता की कमी के संकट से गुजर रहे हैं। उनमें शासन की गुणवत्ता का ह्रास दिखलाई दे रहा है, गिरावट दिखलाई दे रही है। इसलिए शासन की गुणवत्ता में सुधार तो अधिकांश देशों में अपेक्षित है, यहाँ तक कि कुछ विकसित देशों में भी सुधार की अपेक्षाएं हैं। तो विश्व बैंक ने यह तय किया कि हम इसे एक कॉन्सेप्ट के रूप में पॉपुलराइज करते हैं और सभी देशों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे अपने यहाँ इसके अनुरूप सुधार करें। अब विश्व बैंक की बात लोग क्यों मानेंगे, क्योंकि विश्व बैंक तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, बात मानना न मानना लोगों के लिए बाध्यकारी है नहीं। तो विश्व बैंक ने ये कह दिया कि भाई देखो, जो बातें हम बता रहे हैं अगर तुम इन बातों पर अमल करोगे, लागू करोगे तो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा उधार पाओगे और हम कम शर्तों पर, कम कठोर शर्तों पर उधार देंगे। अगर तुम हमारी बात पर अमल नहीं करोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, अगर तुम सुधार नहीं करोगे तो हम तुमको उधार नहीं देंगे, और अगर उधार देंगे तो तुमको और ज़्यादा तुम पर कठोर शर्तें थोप देंगे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी कठोर शर्तें लगा देंगे और उन कठोर शर्तों के अधीन तुम्हें उधार देंगे। तब देशों को लगा कि अच्छा, अब तो सुधार करना पड़ेगा। अगर उधारी पानी है विश्व बैंक से तो सुधार करना जरूरी है, अगर उधारी नहीं पानी तो कोई बात नहीं, तो उधारी तो सबको चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट सबको करना है। इस तरीके से उधार देने की एक शर्त के रूप में आप कह सकते हो कि विश्व बैंक ने कहा कि उधार चाहिए तो इसका पालन सबको करना पड़ेगा। तो एक उधार देने की पूर्व शर्त के रूप में कि अगर आप लोग इस तरीके से कदम उठाएंगे तो विश्व बैंक के द्वारा उधार देने की श्रेणी में आएंगे। विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस की संकल्पना का प्रतिपादन किया। विश्व बैंक ने 1992 में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नाम का एक दस्तावेज जारी किया। विश्व बैंक ने गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नाम का एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया और इस डॉक्यूमेंट में पहली बार विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया। 2G, GG, G स्क्वायर, ना कुछ भी कह लो। 2G कहना ठीक नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ 2G के नाम से घोटाला दर्ज है, इसलिए 2G बुलाना तो अच्छी बात नहीं है। तो GG कह लो, G स्क्वायर कह लो। तो पहली बार विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया, संकल्पना प्रतिपादित की। लेकिन विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस को डिफाइन नहीं किया, इसकी परिभाषा नहीं दी। हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं फिर अगर परिभाषा नहीं दी तो हम परिभाषा में कह सकते हैं कि वह शासन जो गुणवत्ता वाला है, जो गुणवत्ता प्रधान शासन है, कुशलता पूर्वक किया गया शासन है, वही अच्छा शासन है, वही सुशासन है। जो कि सरकारों ने खराब गुणवत्ता का प्रदर्शन किया है, इसीलिए उनकी गुणवत्ता को सुधारने वाली संकल्पना है ये गुड गवर्नेंस। यानी इस संकल्पना का प्रयोग करके हम इस बात की ओर प्रयत्न कर सकते हैं कि हम अपने शासन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार कर रहे हैं। यही गुड गवर्नेंस है। तो विश्व बैंक ने फिर जब कॉन्सेप्ट तो दिया लेकिन परिभाषा नहीं दी, डिफाइन नहीं किया, लेकिन विश्व बैंक ने एक मोटी मोटी गाइडलाइन जरूर जारी की
कि तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को गुड गवर्नेंस के नाम पर करना क्या है। अब विश्व बैंक ने देखा कि सभी देशों में अलग अलग किस्म की शासन व्यवस्थाएं हैं, कहीं राजतंत्र है, कहीं तानाशाही है, कहीं किम जोंग है, कहीं शी जिनपिंग है, कहीं अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी दिशा में हर जगह तो लोकतंत्र आ नहीं सकता। डेमोक्रेसी सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है आज की, लेकिन विश्व बैंक के कहने पर तो आएगी नहीं, क्योंकि वो अपनी है व्यवस्था। तो विश्व बैंक ने कहा कि शासन सत्ता का स्वरूप चाहे जैसा हो किसी भी देश में, नेचर ऑफ पॉलिटी, जो शासन सत्ता का स्वरूप है, राज व्यवस्था का स्वरूप है, वह किसी भी देश में चाहे जैसा हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उसका उद्देश्य कल्याणकारी होना चाहिए, उसे लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। पहली बात विश्व बैंक ने कहा। दूसरी बात विश्व बैंक ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करने, सामाजिक संसाधन मतलब हम आप, आर्थिक संसाधन मतलब जल, जमीन, जंगल, खान, खनिज, उद्योग, कंपनी, ये सब आर्थिक संसाधन है। तो सामाजिक संसाधन और आर्थिक संसाधन, इन्हीं का उपयोग करके हम देश को आगे ले जा रहे हैं। तो इनके उपयोग करने की जो प्रक्रियाएं हैं, तरीके हैं, उन प्रक्रियाओं में सुधार होना चाहिए। तो अब ये जो कार्य करने के तौर तरीके हैं, यानी प्रक्रियाएं हैं, ये सामाजिक आर्थिक संसाधनों के प्रयोग करने की प्रक्रिया कौन सी है, तरीका कौन सा है, यह है कार्यालयी प्रक्रियाएं, कार्यालयी तरीके जो सरकारी विभागों में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सरकारी विभागों में प्रयोग में लाए जाने वाले जो तौर तरीके हैं, कार्यप्रणालियां हैं, इनको इम्प्रूव किया जाए, इनको सुधारा जाए। तो इस पर वर्ल्ड बैंक ने एम्फेसिस दिया। इसीलिए हम लोगों ने पारदर्शिता और जवाबदेही की बात की कि पारदर्शिता और जवाबदेही लाना अच्छे शासन के लिए आवश्यक है। ये अच्छे शासन के आधार स्तंभ हैं कि कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए, जवाबदेह बनाया जाए, फिर सारे सुधार इसी के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरी बात जो विश्व बैंक ने कही, विश्व बैंक ने कहा कि सरकार नीतियां बनाने और नीतियों को लागू करने की क्षमता में सुधार करे, क्योंकि पॉलिसी पैरालिसिस रही है। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया, भारत ही नहीं अधिकांश देशों में पॉलिसी पैरालिसिस रही है। तो नीतियां बनाने और लागू करने की क्षमता में सुधार किया जाए, एक बात। दूसरी बात, आगे चल करके विश्व बैंक ने यह भी कहा कि देखो, यह आवश्यक नहीं कि सरकार सब कुछ करे, ये जरूरी नहीं कि सरकार सब कुछ करे, लेकिन सरकार जो कुछ करे वो सबसे अच्छे तरीके से करे। सरकार जो कुछ करे वो सबसे अच्छे तरीके से करे, इतनी सी बात है। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार जैसे दूरसंचार सेवाएं नहीं दे पा रही थी, तो सरकार ने क्या किया, निजीकरण कर दिया। निजीकरण कर दिया तो एयरटेल आ गया, रिलायंस आ गया, जियो आ गया, वोडाफोन आ गया। अब आपके पास इन्हीं सबके सिम हैं ज़्यादातर। बहुत कम बच्चे होंगे जिनके पास बीएसएनएल और एमटीएनएल के सिम होंगे, रेयर बच्चे होंगे। ज़्यादातर लोगों के पास जियो और इसी प्राइवेट कंपनियों के सिम होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जहां सरकार कुशलतापूर्वक काम कर सकती है वहां तो सरकार काम करे, जहां सरकार को लगता है कि वो कुशलतापूर्वक काम नहीं कर सकती, वहां वो अन्य संस्थाओं को काम करने की इजाज़त दे, अन्य संस्थाओं को काम करने का अवसर दे जो सरकार से बेहतर कार्य करके दिखा सकती हैं। हमारा पर्पज़ है शासन की गुणवत्ता को बढ़ाना, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए निजी संस्थाओं को प्रमोट कर रहे हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिखे हैं, ये इसी के दिशा में बढ़ाए गए प्रयत्न हैं। तो लिखो, हेडिंग लिखो, अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन लिखो। यह कोई नई अवधारणा नहीं है, किंतु वर्तमान परिवेश में यह संकल्पना सर्वप्रथम विश्व बैंक द्वारा
अपने दस्तावेज गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के माध्यम से शासन और विकास, गवर्नेंस और डेवलपमेंट के माध्यम से गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के माध्यम से 1992 में दी गई, 1992 में दी गई। विश्व बैंक ने अच्छे शासन की परिभाषा नहीं दी। विश्व बैंक ने अच्छे शासन की परिभाषा नहीं दी, बल्कि अच्छे शासन की स्थापना के लिए मात्र मार्गदर्शन दिया है। सामान्यतः गुणवत्तापूर्ण शासन को अच्छा शासन कह सकते हैं या कहते हैं। सामान्यतः गुणवत्तापूर्ण शासन को अच्छा शासन कहते हैं। गुणवत्तापूर्ण शासन को अच्छा शासन कहते हैं। चूंकि सरकारों ने विगत वर्षों में प्रायः गुणवत्ता का परिचय नहीं दिया, या कुशासन, मैल गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुशासन, खराब शासन, मैल गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैल गवर्नेंस, कुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अतः अच्छे शासन को वर्तमान समय में संकल्पनात्मक रूप प्रदान किया गया है। अतः अच्छे शासन को वर्तमान समय में संकल्पनात्मक रूप प्रदान किया गया है। उसी में लिखना, विश्व बैंक ने अच्छे शासन के लिए निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर बल दिया। पहला पॉइंट लिखो, शासन सत्ता का स्वरूप। दूसरा पॉइंट लिखो, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है।
तीसरा पॉइंट लिखना, सरकार की नीति निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता में वृद्धि। सरकार की नीति निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता में वृद्धि, इसीलिए नीति निर्माण के बारे में हम लोग यहाँ अलग से पढ़ते हैं। नीति निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता में वृद्धि। पैरा चेंज करके लिखो, अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। पैरा चेंज करके लिखो, विश्व बैंक का मानना है, विश्व बैंक का मानना है कि सरकारों का स्वरूप या शासन सत्ता का स्वरूप चाहे जैसा हो, शासन सत्ता या सरकारों का स्वरूप चाहे जैसा हो, कमा राजनीतिक सत्ता की प्रकृति चाहे जैसी हो, राजनीतिक सत्ता की प्रकृति चाहे जैसी हो, किंतु इसका उद्देश्य लोकहितकारी या कल्याणकारी होना चाहिए। किंतु इसका उद्देश्य लोकहितकारी या कल्याणकारी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पैरा चेंज करके, पॉइंट में नहीं, पैरा चेंज करके लिखिएगा। विश्व बैंक का मानना है, विश्व बैंक का मानना है कि सामाजिक आर्थिक संसाधनों का, सामाजिक आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करने वाली प्रक्रिया में, सामाजिक आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करने वाली प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए। सामाजिक आर्थिक संसाधनों के प्रयोग करने की प्रक्रिया में या तरीके में या पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए। ये प्रक्रियाएं सामान्यतः कार्यालयी प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रियाएं सामान्यतः कार्यालयी प्रक्रियाएं हैं। इन्हें पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इन्हें पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। पैरा चेंज करो, पैरा चेंज करके लिखो, विश्व बैंक का मानना है, विश्व बैंक का मानना है कि सरकार के द्वारा नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन, सरकार के द्वारा नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता में, सरकार के द्वारा नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन की क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए। सरकार को
केवल वही कार्य करना चाहिए, सरकार को केवल वही कार्य करना चाहिए जहां वह क्षमतापूर्वक भूमिका निभा सकती है, जहां वह क्षमतापूर्वक भूमिका निभा सकती है। या वे क्षेत्र संवेदनशील प्रकृति के हैं, या वे क्षेत्र संवेदनशील प्रकृति के हैं। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में सरकार को अन्य संस्थाओं को भी कार्य करने का अवसर देना चाहिए। अन्य संस्थाओं में भी कार्य करने का अवसर देना चाहिए। क्योंकि कार्यों की गुणवत्ता में सुधार अच्छे शासन की प्राथमिक शर्त है। कार्यों या सेवाओं, कुछ भी लिख सकते हैं। कार्यों की गुणवत्ता में सुधार अच्छे शासन की प्राथमिक शर्त है। तो ये हो गया अच्छे शासन का कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब ये है कि हम लोग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी क्षेत्रों में जितने भी सुधार के कार्य होंगे वो सब अच्छे शासन के उदाहरण माने जाए अच्छे शासन के उदाहरण माने जाएंगे। तो अब कैसे कैसे अच्छे शासन के ये उदाहरण जन्म ले सकते हैं, इसको हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में रख करके समझेंगे, यानी भारत में अच्छा शासन। तो अब समय चूंकि कंप्लीट होने की ओर है, समापन की ओर है, तो हम लोग चैट ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, और बाकी कल हम लोग अपने टाइम से शुरू करेंगे। आज कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से क्लास थोड़ी 2-4 मिनट लेट हो गई थी, तो कल से हम लोग टाइमली शुरू करेंगे। उम्मीद है सारी चीज़ें फिट एंड फाइन रहेंगी कल। तो संजना का कहना है इग्नू के नोट्स बहुत पुराने होते हैं। कोई बात नहीं, हम आप भी बहुत पुराने हैं, तो उससे कोई समस्या नहीं है। कॉन्सेप्ट लेना है, अपडेट्स नए जोड़ने हैं हमें समाचार पत्रों से, क्योंकि समाचार पत्र नए होते हैं, तो वहाँ से अपडेट जोड़ना है। और जो कॉन्सेप्ट है वो आप कॉन्सेप्ट पुरानी किताबों से ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है। PSIR और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा लेना चाहिए ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न है। किसका था? नाम नहीं पढ़ पाया। तो देखो, आपकी अपनी समझ पर है, अंडरस्टैंडिंग पर है कि अश्विनी का है। अच्छा, देखो अश्विनी, PSIR और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हो, दोनों बेहतर हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि इस दौरान PSIR के रिजल्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप दोनों रखना चाहते हो, दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार। आप ये देखो कि आप किस सब्जेक्ट को कैरी कर सकते हो, किस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। PSIR पढ़ सकते हो तो PSIR रख लो, पब्लिक एड पढ़ सकते हो तो पब्लिक एड पढ़ लो। आपको अपने कैपेबिलिटी पर यहाँ ध्यान रख करके आगे पढ़ना होगा। GS में सबकी हेल्प मिलती है। जो PSIR है वो आपके पूरा GS का जो सेकंड पेपर है, जिसमें पॉलिटी है, IR है, कुछ एथिक्स में भी हेल्प कर देता है, इससे में सभी सब्जेक्ट हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये मदद कर देता है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटी में भी हेल्प करता है, गवर्नेंस में भी हेल्प कर देता है, यहाँ हेल्प कर देता है, थोड़ा बहुत एथिक्स में भी वो हेल्प कर देता है। इसलिए हर सब्जेक्ट आपको, दोनों सब्जेक्ट कहीं न कहीं आपको हेल्प करते हुए नज़र आएंगे।
इसलिए आप डिसाइड कर लो कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, उसको लेकर के आप कैरी करो, उसको लेकर के आप आगे बढ़ो। लिटरेचर भी अच्छा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट देखो सारे अच्छे होते हैं, सब्जेक्ट सारे अच्छे होते हैं, सब्जेक्ट को लेकर के कोई समस्या नहीं है। सब्जेक्ट, ये जो लोग कहते हैं कि इस सब्जेक्ट को मत लो, इस सब्जेक्ट को ले लो, वो गलत गाइडेंस है। मुझे नहीं लगता कि ये उचित तरीका है, क्योंकि जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इस तरीके के सब्जेक्ट भी लेकर के सफल होते हैं, जो बहुत रेयर बच्चे पढ़ते और पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात अवश्य है कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को लेकर के सफल होना साइंस के सब्जेक्ट की तुलना में ज़्यादा आसान होता है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, साइंस के सब्जेक्ट में आप जब अपना आर्ट्स के सब्जेक्ट में जब आप अपना अध्ययन आगे बढ़ाते हो, तो हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ डिमांड होती है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग शब्दावली होती है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में नंबर तभी अच्छे मिलते हैं जब आप उस सब्जेक्ट की शब्दावली पर अपनी पकड़ बना लेते हो। उस सब्जेक्ट के कुछ भाव होते हैं, उन सब्जेक्ट के भाव को समझना और जीना सीख जाते हो, तभी आपको नंबर आते हैं, वरना नंबर नहीं आते। क्योंकि लिटरेचर में नंबर मिल रहे हैं तो हर किसी को नहीं मिलते, PSIR में मिल रहे हैं तो हर किसी को नहीं मिलेंगे, पब्लिक एड में मिल रहे हैं तो हर किसी को नहीं मिलेंगे। नंबर उसी को मिलेंगे जो उस सब्जेक्ट के शब्दकोश को, जो उस सब्जेक्ट के भाव को समझ जाता है। क्योंकि जब आप एक्सप्रेशन करते हैं, जब आप आंसर लिखते हैं, तो आपके आंसर में वो शब्द और भाव दिखने चाहिए, तभी नंबर आता है, अन्यथा नंबर नहीं मिलता एग्जाम में। तो जब आप लिटरेचर की बात करते हो तो आपका टेस्ट लिटरेरी होना चाहिए, एक साहित्यिक अभिरुचि होती है अंदर से। अगर वो साहित्यिक अभिरुचि नहीं है आपकी, तो यकीन मानो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरे बच्चों को मिलेंगे, दूसरे बच्चे अच्छे नंबर पाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका टेस्ट लिटरेरी नहीं है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो इसी तरीके से जब आप किसी विषय को पढ़ते हो तो आप देखो कि कौन से विषय के भाव हैं जिनको आप आसानी से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो, कौन से विषय के शब्दकोश हैं जिनको आप आसानी से अपने साथ कनेक्ट कर पाते हो। उसके आधार पर आप डिसाइड करो, क्योंकि नंबर आपको तभी मिलेगा उस विषय में जब आप उस विषय से अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। अन्यथा दूसरे को मिलता होगा, दूसरा टॉप करता होगा, आपको नहीं मिलेगा, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, टॉप करना तो दूर की बात है। इसलिए दूसरों की देखा देखी काम नहीं करना है। भेड़ चाल और भीड़ चाल में लोगों का कोई वजूद नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। वजूद तब होता है, अस्तित्व तब होता है जब आप अकेले चलते हो। तो बहने की कोशिश मत करो, चलने की कोशिश करो। नाव जिस धारा में नदी बहती है बह जाती है, चलती नहीं है। उसमें नाव चलाने वाले की कुशलता नहीं है, कुशलता तब है जब वो धारा के विपरीत चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप धारा के विपरीत चलो, मेरा कहना यह है कि आप अपने आप में एक अलग इंडिविजुअल हो, आप अपने आप में एक अलग व्यक्ति हो, आपकी इंडिविजुअलिटी अलग है, वो किसी दूसरे की कॉपी करके भीड़ में और भेड़ में शामिल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप अलग इंडिविजुअल हो, अपनी आइडेंटिटी खुद पहचानो, अपने को कनेक्ट करना खुद सीखो और उसके आधार पर डिसाइड करो कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर रिजल्ट देने वाला है, और यकीन मानो वही सब्जेक्ट आपको बेटर रिजल्ट देगा। दूसरों को भले ही एक कोई सब्जेक्ट दूसरा अच्छा रिजल्ट देता हो, आपको नहीं देगा जब तक आप उस विषय को जीना नहीं सीखते हो, जब तक आप उस विषय के शब्दकोश और उसके भाव को अपने आप में समाहित करना नहीं सीखते हो। तो विषय का चयन इसी आधार पर करना, इसी आधार पर करना। ये मत देखकर करना यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब तो गुमराह करने वाला ट्यूब है। वो आपको ऐसे ऐसी बातें भी बताएगा जो सुनने में बड़ी आकर्षक लगती हैं, लेकिन व्यवहार में उन बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ध्यान रखना और हमेशा अपनी
कैपेबिलिटी, अपने इंटेंट के आधार पर विषय का चयन करना। कुशासन किसे कहते हैं? खराब शासन, खराब गुणवत्ता के शासन को कुशासन कहते हैं। दुशासन का भाई समझ लो। शासन एक बार बता दें, देखो सरकार जो कुछ करती है, क्या करती है सरकार? सरकार हमारे लिए शिक्षा नीति बनाती है, शिक्षा नीति लागू करती है। सरकार कैसे शिक्षा नीति बनाती है? सरकार ने कहा कि भाई देखो, अब बच्चों को पढ़ने के लिए इतना इतना करना पड़ेगा, अब प्रोफेशनल एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी सारे बच्चों को, व्यावसायिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी सारे बच्चों को, किसी को रोबोटिक्स सीखना पड़ेगा, किसी को वीडियो एडिटिंग सीखना पड़ेगा, किसी को जो सीखना चाहो सीख सकते हो, लेकिन पढ़ाई के साथ ये भी सीखो, एक स्किल भी आनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। तो अब सरकार इसके लिए क्या कर रही है? इसके लिए सरकार तरह तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रही है, स्वयं या प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो जिससे आप अपनी स्किल डेवलप कर सको। तो सरकार जो कुछ कर रही है, अब कानून भी बनाती है सरकार। अभी देखो संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, तो इस विशेष सत्र में कुछ नए कानून बनने वाले हैं, तो जो नए कानून बनेंगे वो भी शासन है। तो सरकार जो कुछ करती है, कानून बनाती है, लागू करती है, न्यायपालिका न्याय करती है, सब कुछ शासन का हिस्सा है, सब कुछ शासन का भाग है। ठीक है। विकास कहते हैं आर्टिकल 243 के, ये तो पॉलिटी का था, ये इलेक्शन की बात करता है, पंचायती राज के लिए इलेक्शन की बात करता है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, उसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उस राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन किन योग्यता सेवा शर्तों के आधार पर करेगा? राज्य विधानमंडल उसके लिए कानून बनाएगा। ये राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायत और नगर पंचायत का निष्पक्ष चुनाव कराएगा आर्टिकल 243 के अंतर्गत, और आर्टिकल 243 के अंतर्गत नगर पालिका का निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराता है। लेकिन उसे हटाया उसी तरीके से जाएगा जैसे हाईकोर्ट के जज हटाए जाते हैं। यही आर्टिकल 243 है। जनसत्ता अच्छा पेपर नहीं है, अब कुछ नहीं रहा उसमें कुछ आता ही नहीं है। एक दो पन्ने का पेपर है पढ़ने लायक अगर देखो तो, बाकी सब में तो पता नहीं क्या क्या बातें लिखी रहती हैं। जो उसका एडिटोरियल आर्टिकल है वो कभी कभी ठीक होता है बीच बीच में, बाकी तो ठीक नहीं है। जनसत्ता फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो जो एडिटोरियल आर्टिकल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जनसत्ता ऐप में मिल जाएगा, पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर मनी, वो खरीदने लायक पेपर नहीं है जनसत्ता। सामाजिक संसाधन यानी हम आप ऋषु, हम आप सामाजिक संसाधन है। यूपीपीसीएस के लिए देखो कॉन्सेप्ट हर जगह चाहिए, चाहे आईएएस हो चाहे यूपीपीसीएस हो। यूपीपीसीएस में प्रश्नों की प्रकृति आईएएस की तुलना में बहुत सरल होती है और कभी कभी फैक्ट पर बेस्ड होती है, तो वहाँ आंसर करना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है। बस बात इतनी सी है, बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है और कॉन्सेप्ट आपको सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए ही होते हैं। तो चलो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, मेरी फिर अगली क्लास भी है। और बुक पढ़ने की अच्छा पीडब्ल्यू की बुक, अब मैं कैसे कहूँ, मैं पीडब्ल्यू पर ही पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक्चुअली देखी नहीं है वो बुक, लेकिन टीम ने बनाई है, अच्छी बनाई होगी, टीम अच्छी है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वो बुक देखी नहीं है भी नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने बुक देखी नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता उस पर कमेंट। लेकिन टीम अच्छी है, अच्छी बनाई गई होगी, स्वाभाविक सी बात है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो। फिलहाल नोट्स को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखो आप, और नोट्स के आधार पर आप पढ़ो, चीज़ों को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो हाँ, मंथली मैगजीन एक पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि वो पूरा मंथली कंपाइलेशन होता है, तो अगर आप डेली न्यूज़ पढ़ रहे हो कहीं से, तो अगर कहीं कुछ छूटता है तो वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, शेष हम लोग फिर कल इसी को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।